जी, जी। अभी तो कोई शोर नहीं है? अभी ठीक है? क्या आप लोग मुझे जी, सुन पा रहे हैं? आवाज़ जी, 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 जी। आवाज़ आ रही है जी, आपकी। जी, जी, आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ग़ज़वाए हिंद जो भारत में शुरू हुआ 712 ईस्वी से, ऐसा हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से भारत में ग़ज़वाए हिंद की शुरुआत हुई। लेकिन फैक्चुअली ऐसा है नहीं। फैक्चुअली बात ये है, ये 14वाँ हमला था। इस्लाम का भारत पर 14वाँ हमला था। इसके पहले 13 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो चुके थे। उसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कोंकण कोस्ट पर हुए थे, जो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक इधर नीचे तक है, किनारे-किनारे। और इसके अलावा सिंध मतलब पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान का जो समुद्र का किनारा था, सी कोस्ट था, उसको उस समय कहा जाता था मकरान कोस्ट। ये जो मकरान कोस्ट था, ये पूरी तरह से ईरान से लगा हुआ था, पर्शिया से लगा हुआ था। तो जैसे ही ईरान में इस्लाम आया, वैसे ही हमले शुरू हो गए। कहाँ पे? मकरान कोस्ट पे हमले शुरू हो गए। और ये जब मैंने अध्ययन किया, तो मैंने इसका एक आकलन लगाया, मुझे 644 एडी 644 एडी से मुझे वो हमले मिलते हुए दिख गए। और लगातार उन्होंने अटेम्प्ट किया, बहुत सारे अटेम्प्ट उनके अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन अंत में सिंध पर इस्लाम की विजय के पहले, विक्ट्री के पहले मकरान कोस्ट पर उनकी विक्ट्री हो चुकी थी और उसका इस्लामीकरण हो चुका था, इस्लामाइज़ेशन हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि अगर मकरान कोस्ट पर पहले ही इस्लाम आ चुका था, तो हमारी इतिहास की किताबों में 712 ईस्वी क्यों लिखा गया है? मैंने पहले भी बताया है, मैं पढ़ता जितना हूँ, उससे ज़्यादा मैं उस पे चिंतन-मनन करता हूँ। अगर मैं 1 घंटे पढ़ूँगा, तो मैं 5 घंटे उस पर जो है मनन करूँगा। ये मैं एकदम ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता ही चला जाऊँगा, ऐसा नहीं करता। तो मैंने इस पे मैंने बहुत मनन किया कि अगर ऐसा है, तो हमारी किताबों में इसको छुपाया क्यों गया? क्यों 712 ईस्वी से इस्लाम का हमला भारत में बताया गया? बहुत गहरी साजिश, बहुत गहरी साजिश। वो साजिश ये है कि हमारे जो ये बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये चीज़ शो करने की कोशिश की कि वो इलाका हिंदुस्तान नहीं था। वो इलाका जो मकरान कोस्ट था, वो हिंदुस्तान नहीं था, वो कुछ और था और सिंध से हिंदुस्तान शुरू होता है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब इंडस रिवर को क्रॉस किया, इसके बाद हिंदुस्तान शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो भी हमारा हिंदुस्तान था और वहाँ से गत शुरू होता है। तो ये 644 से 712 से नहीं है ये। जैसे ही इस्लाम आ जाता है अरब में, वैसे ही इस्लाम एक्सपेंड करने लगता है, एक्सपेंशन शुरू होता है और ईरान के बाद तुरंत ही भारत पर ये टक्कर मारने लगता है। वैसे जो अरब है, जहाँ पे इस्लाम सबसे पहले आया था, अरब से जो इंडिया का रिलेशनशिप है, वो हज़ारों साल पुराना है। अरब के व्यापारी यहाँ पर आते थे, मसाले खरीदते थे, बेचते थे, यूरोप में ले जाकर के बेचते थे और बहुत ही मधुर संबंध थे, बड़े ही कॉर्डियल रिलेशनशिप थी, बहुत ही मधुर संबंध थे। लेकिन जैसे ही वहाँ इस्लाम आया, ये इतने बुरे हो गए, इनके अंदर ऐसा जुनून आ गया, बहुत ही बुरे हो गए। और मैं सोचता हूँ कि इन्होंने कभी इनकी आँखें इतनी बंद हो गई, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कर क्या रहे हैं ये? अब इसके बाद मैं एकदम आगे की तरफ आता हूँ, आपने जिन्ना की बात करी थी। कि जिन्ना ने लोगों को ऐसा बताया। एक्चुअल में है क्या कि जब इस्लाम शुरू में आया, तो लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। तलवार के दम पे उनका कन्वर्जन हो गया है, लेकिन उनके दिल ने कभी भी इस्लाम नहीं माना और ये सेंचुरीज़ तक चला, ये सेंचुरीज़ तक चला। भारत में मुसलमान ज़्यादातर विदेशी मुसलमान थे, विदेशी मुसलमान। तो वो या तो अफ्रीकन मुसलमान थे या पर्शियन थे या अरब थे या जो भी थे, विदेशी मुसलमान थे। जो इंडियन मुस्लिम जिनको कि हम अशराफ कहते हैं, तो ये विदेशी मुसलमान थे। जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वो ज़्यादातर उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने दिल से इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था और वो जानते थे कि किस मजबूरी में हम मुसलमान बने हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक चला। इसके बाद भारतीय मुसलमानों को सही मायने में मुसलमान बनाने का काम जब हुआ, तो वो 1927 के आसपास वो क्या है तबलीगी जमात।
तबलीगी जमात ने इसको शुरू किया। लेकिन उसके पहले इस काम को शुरू कर दिया था सर सैयद अहमद ने। तो मैं जिन्ना से नहीं, ये जो चीज़ें हैं इसको मैं सर सैयद अहमद से जोड़ता हूँ। सर सैयद अहमद खां जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, एक छोटे से मुलाजिम थे। ईस्ट इंडिया कम इसके बाद 1857 का जब रिवोल्ट होता है या रिवॉल्यूशन होता है, इसके बाद उन्होंने किताबें लिखी। उन्होंने देखा कि 1857 के रिवोल्ट में जो है मुसलमानों ने बड़ा बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहुत कुचला। तो वो था ऐसा। तो इस चीज़ को लेकर के ये लोग प्रचारित करते हैं कि मुसलमानों ने जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत भाग लिया और 1857 की बात बहुत करते हैं। एक्चुअल में 1857 में उन्होंने ज़रूर भाग लिया था, बढ़-चढ़ के भाग लिया था, बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। उसका कारण ये था कि उनका सपना ये था कि अंग्रेज़ों को निकाल करके भारत में मुगलिया जो है सल्तनत की स्थापना की जाए, फिर से जो है मुगल एम्पायर बनाया जाए। तो उन्होंने कोई इसलिए नहीं किया था कि वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। वो देश में फिर से मुगल हुकूमत कायम करना चाहते थे। और इसके पूरे प्रूफ है, बहादुर शाह जफ़र को जो है 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेता बनाया गया था और ये हुआ था कि इसके बाद बहादुर शाह जफ़र को फिर से जो है बादशाह बनाया जाएगा, अंग्रेज़ों को भगाया जाएगा। तो उन्होंने कोई देश की आज़ादी के लिए नहीं काम किया था, वो भी गज़वाए हिंद था। मतलब ये है वो कि वो भी गज़वाए हिंद था। 1857 में जब मुसलमानों ने भाग लिया, तो वो भी गज़वाए हिंद का ही अटेम्प्ट था। इसलिए मैं कभी-कभी बोलता हूँ, लोग सोचते हैं मैं बड़ा उल्टा बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा हुआ कि 1857 का रिवोल्ट जो है वो सफल नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ, ये बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद होता क्या? मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, अगर 1857 का जो है रिवोल्ट अगर जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होता है? भारत में फिर से वही मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जिससे कि हम मुक्ति पा चुके थे। हालाँकि मुक्ति तो मराठों ने हमको दिला दी थी, लेकिन इसके बाद तो फिर से मुगलों को स्थापित करने का पूरा प्लान था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो जब सर सैयद अहमद खान ने इस पूरी चीज़ को समझा, तो उन्होंने ये समझ लिया कि अंग्रेज़ों से जीतने का कोई मतलब नहीं है और मुसलमान अंग्रेज़ों के दुश्मन बने हुए हैं। तो उन्होंने एक दूसरी पॉलिसी अपनाई और उन्होंने भारत के मुसलमानों को जो है पूरी तरह से कम्युनल बनाने का काम शुरू किया। जो इंडियन मुस्लिम, मैं फिर वही कहता हूँ, वे इंडियन मुस्लिम जो कि अभी उतने अच्छे से कम्युनल हो नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जड़ें पूरी याद थी। उन्हें पता था कि किस तरह से तलवार के दम पे उन्हें मुसलमान बनाया गया है। तो वो उतने कम्युनल थे नहीं। तो उनको कम्युनल बनाने का हालाँकि थे, ऐसा नहीं कि नहीं भी थे, लेकिन उनकी नज़र में वो कंप्लीट कम्युनल नहीं थे। हालाँकि कम्युनल तो थे, वो हम नीचे देख चुके हैं, कई बार हुआ है विजयनगर साम्राज्य में, बहमनी वगैरह में हुआ है। लेकिन वो बेसिकली ना विदेशी मुसलमान थे। ज़्यादा जो कम्युनल थे, वो विदेशी मुसलमान थे। तो भारत में जो है ज़्यादा आबादी जो है कम्युनल मुसलमानों की, विदेशी मुसलमानों की थी। जो भारतीय मुसलमान थे वो थोड़े से कम कम्युनल थे, वो थोड़े से उनकी सोच अलग थी। तो सर सैयद अहमद खान ने इस काम को शुरू किया और इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों को कहा कि आप जो है, आप हिंदुओं के साथ सहयोग मत करो और उन्होंने कहा, मैं उनकी किताब में उन्होंने कहा है, मैं एकदम वर्ड मुझे नहीं याद है, मैं आप उनको उनकी बातें बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, खुदा न करे कि अंग्रेज़ी हुकूमत भारत से खत्म हो जाए, खुदा न करे। अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत पर बहुसंख्यक हिंदुओं का शासन होगा। तो खुदा न करे, उन्होंने कहा दुआ करो कि अंग्रेजी हुकूमत हमेशा के लिए बनी रहे। तो ये उनकी जो दुआ थी कि अंग्रेजी हुकूमत हमेशा के लिए बनी रहे, ये अंग्रेज़ों को भी बड़ी अच्छी लगती थी और ये हम लगातार देखते हैं। फिर भारतीय मुसलमानों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करके उनसे जो है कंसेशंस लेने शुरू कर दिए और हम वो देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग बनता है तो उसमें भी अंग्रेज़ों की मदद थी। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ तो वो भी जो है मुसलमानों, ये जो आज बांग्लादेश है जिसको कि हम ईस्ट बंगाल कहते थे, तो उनके मुसलमानों के कारण अंग्रेज़ों ने किया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, तो वो मुस्लिम लीग भी अंग्रेज़ों के सहयोग से बना। फिर 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। मार्ले मिंटो एक्ट में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, तो वो मुसलमानों को जो है एक रिवार्ड मिला। तो लगातार अंग्रेज़ों की तरफ से उनको रिवार्ड मिलना शुरू हो गया। तो इस तरह से भारत में एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, जो मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स थी और उस कम्युनल पॉलिटिक्स को हवा देने का काम अंग्रेज़ कर रहे थे और मुसलमान और अंग्रेज़ दोनों आपस में मिल गए थे। और क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि भारत में अगर हुकूमत करना है तो भारत के सेक्शंस तो करने पड़ेंगे। तो वो सेक्शन उन्होंने किया, मुसलमानों का एक सेक्शन बनाया, फिर सिखों का बनाया, इसके लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट बनाया उन्होंने 1925 में, गुरुद्वारा रिफॉर्म करके उसका एक्ट बनाया।
तो इस तरह से भारत की सोसाइटी को लगातार उन्होंने तोड़ने का शुरू किया। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आगे बढ़ती है। इसके बाद हम आगे अगर हम देखते हैं तो फिर हमें मोपलास में देखने को मिलता है, जब गांधी जी ने वो गलती करी, खिलाफत को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में जोड़ लिया, और फिर इसके बाद मोपला लोगों ने जो है जो जुल्म उठाया मालाबार कोस्ट पे, जो जुल्म उठाया, जो इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, तो वो हम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने कुछ भी नहीं किया। जिन्ना ने मुस्लिम कम्युनलिज्म की जो फसल चल रही थी, उस फसल को सिर्फ थोड़ा सा उसको खाद पानी दे दिया, उसका इस्तेमाल कर दिया। तो जिन्ना का सिर्फ इतना काम था। जिन्ना कोई वैसे मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो हम ये ना सोचे कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान तो बनना तय था, पाकिस्तान तो बनना तय था। जिन्ना आते तो बनता, ना आते तो बनता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उनके साथ थे मुसलमानों के। अंग्रेज ये मुस्लिम लीग बन ही चुकी थी। अंग्रेज जो है ये साफ साफ कह चुके थे, जब होता था आप भारत से कब जाओगे, तो बोलते थे भारत से जाएंगे तो हम सत्ता किसे दे के जाएंगे, पहले आप लोग तय कर लो। तो मुस्लिम लीग और मुसलमान आ जाते थे, बोलते थे हम। तो अंग्रेज कहते थे आपस में तय करो। तो आपस में कैसे तय होगा? फिर बंटवारा। तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिस्ट्री है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन्ना ने उस चीज का इस्तेमाल किया। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट और 2 मिनट में मैं कहना चाहता हूँ। ये बड़े सोचने की बात है कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तो मुसलमानों ने ये कह के बनाया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम इनके हमारा हमारी सोच अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमें अलग मुल्क चाहिए, हम अपने हिसाब से रहेंगे। तो जब उन्होंने अपने लिए अलग मुल्क बनाया, उसके लिए इतना सारा खून बहाया, लाखों को मारा, ये सारा चीज किया, और इसके बाद अलग मुल्क बनाया, तो उन्हें कोई भी मॉरल उनका ये नहीं था कि वो भारत में रहते हैं। ये तो कोई एथिकल बात तो नहीं हुई ना, कि आपने बंटवारा कर लिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और इसके बाद रह गए यहाँ पे। तो क्यों रह गए? ये तो कोई मॉरलिटी नहीं। ये जो बड़े भारी ईमान की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता इसमें कौन सी मॉरलिटी उनको दिख रही है। ये कौन सा मॉरल है कि आपने पाक और हिंदू बेचारे इतने भोले थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप रहो। मतलब हिंदुओं का बड़ा दिल देखिए आप, कि जिन्होंने देश को तोड़ दिया, दाएं से और बाएं से दोनों बाजू काट दिए इस देश के, इतने लोगों, इतनी हमारी माँ बहनों के साथ इतना दुष्कर्म किया, इतने इतनी किलिंग्स की, इतना कष्ट हिंदुओं ने उठाया, 1400 सालों तक कष्ट उठाया, ये गजवाए हिंद का कहर झेला। इसके बाद भी हिंदुओं ने सोच लिया यार कोई बात नहीं, ये जो बचे हैं ये अच्छे साबित होंगे, ये उतने गड़बड़ नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें मत भेजो, हम तो यहीं रहेंगे, हम आपके साथ घुल मिल के रहेंगे। और हिंदू बेचारे मान गए, बोले हाँ यार ये अच्छे वाले हैं, वो जो गलत वाले थे वो दूसरे थे, ये तो अच्छे वाले हैं, तो ये रहेंगे। लेकिन मैं तो हिंदुओं ने तो बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी बेचारों की। लेकिन इन्होंने क्या किया? जिनको एहसान फरामोश कहते हैं, जो नाली के कीड़े से भी गया बीता हो, वो कहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया? पीठ में छुरा भोंका। इनकी आत्मा नहीं कांपी कि बेचारे हिंदुओं ने इतना जुल्म सहने के बाद गले से लगाया, बोले कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब आप रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम मिलजुल के रहेंगे। फिर उन्होंने फिर से साजिशें शुरू कर दी, फिर से साजिशें शुरू कर दी। पॉपुलेशन बढ़ाने में लग गए, ये करने में लग गए, वो करने में लग गए, प्लानिंग करने में लग गए। गजवाए हिंद चुपचाप भीतर ही भीतर करते रहे, और अब हमारे सामने जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट आ चुका है, रिटन डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो मैं ये सोचता हूँ, ये कैसे लोग हैं? बिल्कुल इनके पास आत्मा नहीं है, बिल्कुल आत्मा नहीं है, इनको पता नहीं क्या बता दिया गया, अंधे हो चुके हैं ये।